नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साथ में। आज हम प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी की अगली श्रृंखला में अपने चैनल के माध्यम से आपको भारत का भूगोल की भाग 4 क्लास 4 कराएंगे। आपको भारत का भूगोल क्लास 4 देखिए यहाँ पे भारत का भूगोल क्लास 4। ठीक, देखिए हम इसमें अब भारत के भूगोल में हमने प्राकृतिक हिमालय के बारे में बता दिया था। उसके बाद था कि प्रायद्वीपीय भारत, जो गंगा यमुना का मैदान था। तो बांगर खादर एक क्षेत्र है, मैंने आपको उसमें बताया भी था। अब आप कहेंगे उनको क्यों नहीं, तो वो क्षेत्र थे वो भी इसमें आएंगे। और आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, यानी नदियों की बहने की श्रृंखलाएं। उसी में ही वो आपके खादर बांगर जो भी क्षेत्र है वो सारे के सारे उसमें आएंगे, उनको समझाया भी जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र को आप शाब्दिक रूप से समझ रहे होंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। शहरों में, बड़े बड़े गांवों में, कस्बों में ड्रेनेज सिस्टम यानी पूरे शहर का पानी एक जगह इकट्ठा कर निकाला जाता है नाले में, तालाब में, कि एक घर से एक कॉलोनी की मेन गली में आएगा पानी सीवर से, फिर दूसरी से मेन से और अगली गली में जाएगा, सारा एक जगह इकट्ठा होगा, फिर वो बहते हुए एक जगह जाके इकट्ठे कर दिए जाते हैं तालाबों में। तो उसे बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। सेम वही है कि नदियाँ कोई सी यहाँ से निकलेगी भारत में, ऊपर से कोई इधर से, कोई यहीं से स्टार्ट हुई, कहीं से मिल जुल के, और कुछ इधर सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगे, कुछ इधर अरब सागर में गिर जाएंगे। तो ये नदियों के प्रकार के ऊपर है, लेकिन बहुत सारी नदियाँ हैं। तो भारत में लगभग अपवाह तंत्र के बारे में नदियों में है जो 4000 के लगभग है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे कि भारत में लगभग 4000 बहती हैं। छोटी बड़ी कई तरीके की हो सकती है, लेकिन लगभग 4000 नदियां बहती हैं। ठीक है, ठीक है। अपवाह तंत्र आप लोग समझ ही गए होंगे कि अपवाह सॉरी अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, नदियां छोटी बड़ी बाह्यगाम नलियों द्वारा इधर उधर से आके ये मिलती हैं और फिर एक जगह गिर जाती हैं, एक दूसरे से मिलती जाती हैं जगह जगह पर, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नदियां होती हैं 2 प्रकार की। आप इसमें लिखेंगे भारतीय नदियां उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराता जा रहा हूँ, इसलिए साहब उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी निकल कहां से रही हैं ये नदियां, हम लोगों को ये ध्यान रखना है। कैसे? एक तो इसमें है हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। देखिए आप लोग नोट जरूर करते जाना, मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छे फैक्ट के साथ आपको लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गारंटी है, इसमें से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता किसी भी के ऊपर। इस विषय से जो भी मैं यहाँ लिखा रहा हूँ उससे अगर आता है बिल्कुल कतई बाहर नहीं जाएगा, आप उससे जरूर हल करेंगे। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। वास्तविक भारत में 2 ही तरह की नदियाँ हैं, एक जो हिमालय से गई हैं, भले ही भारत के अंदर गई हैं, और कुछ भारत में ही अंदर प्रायद्वीपीय भारत में ही गई है, जो जैसे छोटी छोटी दामोदर नदी, ये कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ जो है वो अंदर भारत की नदियाँ प्रायद्वीपीय। और ये जो हिमालय से गंगा, सिंधु वगैरह, ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालय से बहकर आएंगे भारत में, तो ये हिमालय नदियाँ, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है,
अब हम इसमें एक चार्ट हल्का सा बना देता हूँ आपकी सहजता के लिए। ये चार्ट नहीं मैं कराता जा रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको हिमालय की नदियां बताता हूँ। प्रायद्वीपीय नदियां दो तरह की होती हैं, आगे भी बताऊंगा कि एक जो बंगाली खाड़ी में गिरती है और एक गंगा सागर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, हिमालय की नदियां। हम हिमालय की नदियों को पहले पढ़ेंगे। हम हिमालय की नदियां, ठीक है। ठीक है, हिमालय की नदियां पहुंचे तो इसमें फैक्ट कुछ है। एक तो देखो, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी हिमालय की सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है, यानी हिमालय की नदियां पूर्व में ही बहती हैं, और बाकी प्रायद्वीपीय में आपको मिलेंगी जो पश्चिम में भी गिरेंगी, नर्मदा, ताप्ती, कई सारी हैं, साबरमती, लूनी, माही। ठीक है, एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, और ये हिमालय का अपरदन करती हैं। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, भौगोलिक दृष्टि से लिख लेंगे, हिमालय का अपरदन कर रही हैं ये धीरे धीरे। हिमालय का अपरदन करती हैं। ठीक है, इनके बेसिन बहुत बड़े हैं, हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं। ये तो कुछ एक मैं थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण है थोड़ी बहुत। हिमालय की नदियों के, सॉरी, हिमालय की नदियों के बेसिन बड़े होते हैं। ये मैंने एक विस्तृत जानकारी दी थी कि आप उसके परिचय हो जाएंगे। ये हिमालय की नदियों की पहचान है कि बेसिन विस्तृत है। ठीक है, और जलग्रहण आपको पता ही है 1000 किलोमीटर में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो 3 भागों में विभाजित है। ये पॉइंट लिखेंगे, हिमालय का नदी तंत्र, हिमालय की नदियां हिमालय की नदियों के 3 तंत्र, हिमालय की नदियों को 3 तंत्र में विभाजित किया गया, यानी 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों को। 3 ड्रेनेज सिस्टम है हिमालय की नदियों के। कौन कौन सी हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो सिंधु नदी तंत्र है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी इसकी मुख्य नदी है, बाकी इसमें कई सारी नदियां सहयोग करेंगी। दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ये तीनों तंत्रों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इस हिमालय की नदियों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। काफ़ी बड़े बड़े एक एक दिन में एक एक ड्रेनेज सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्लासेस ज़्यादा भले ही रहे, लेकिन आपको एक दिन में एक टॉपिक कंठस्थ करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अब सिंधु नदी तंत्र। सिंधु सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। इसमें हम सबसे पढ़ेंगे, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की सहायक नदियां सतलज, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी, ये सारी आएंगी। तो उसमें सिंधु से संबंधित कुछ फैक्ट लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, सबसे इसमें लिखेंगे
सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के साथ सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के सहायक नदियों में, ठीक है, सहायक झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास सहायक नदियों के रूप में सहायक नदियों के रूप में, ठीक है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल लिखना है हमें। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी चेमायडुंग ऐसे ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। ठीक है, तो सिंधु की लंबाई हमें याद रखनी है, पूछी जाती है परीक्षा में। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, 2800 किलोमीटर है ये लंबी सिंधु नदी। ठीक है, 2100। और भारत में इसकी लंबाई लिख लेंगे हम इसी में। भारत में इसकी लंबाई, क्योंकि भारत में भी, पाकिस्तान में भी रहती है, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कराची में होते हुए अरब सागर में गिरती है ये सिंधु नदी तंत्र। तो हमें जो कहाँ कैसे होता है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भारत में इसका कितना लंबाई है, 1114 किलोमीटर। इसके साथ जो सतलज, झेलम, इनका संबंध है वो आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम आएंगे अपनी जो भारत में नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, इनके बारे में। सिंधु नदी के बारे में, ये इसका मानसरोवर झील से है, इसकी लंबाई 2828 किलोमीटर कुल लंबाई, और भारत में 1114 किलोमीटर लंबाई है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले झेलम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे झेलम नदी को। कौन सी नदी है? झेलम। ठीक है, ठीक है, झेलम का उपनाम है, ये पूछा जाता है परीक्षा में, हमें याद रखना है। झेलम को वितस्ता भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में पढ़ेंगे इसको, इतिहास में बताया जाएगा, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, झेलम को वितस्ता भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल देखो, ये है वेरिनाग झरने से निकलती है। ठीक है, यह वेरिनाग झरने से निकलती है। हमें इसका उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी मैंने आपको बताया था, उसी में से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? पीर पंजाल से लिख लेंगे ब्रैकेट में, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह है
212 किलोमीटर बहते हुए, ठीक है, 212 किलोमीटर भारत में बहती है, इसकी लंबाई है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में जो है उसमें मिल जाती है, ठीक है, यह 212 किलोमीटर बहती हुई बूलर झील में मिल जाती है। यह 212 किलोमीटर बहती हुई बूलर झील में मिल जाती है। इससे संबंधित एक फैक्ट ये याद रखना है कि श्रीनगर इसी झील के नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झीलम नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये 2-3 फैक्ट थे इससे झेलम से संबंधित, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, झेलम के बाद है चिनाब। चिनाब नदी, चिनाब को क्या कहा गया? अश्किनी। इतिहास में इसको अश्किनी के प्राचीन नाम से भी जाना जाता है, चिनाब नदी को। ये मैं प्रश्न आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ भी पूछे। तो चिनाब नदी जो है वो हिमाचल में चंद्रभागा कहलाती है। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी वो मैं बताऊंगा यहीं पे। यह है हिमाचल में चंद्रभागा कहलाती है। यह हिमाचल में चंद्रभागा कहलाती है, ठीक है। चंद्रभागा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? चिनाब परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक जगह है लाहौल, अरुणाचल प्रदेश में। यह है लाहौल में, ये लाहौल के बारा लाचा दर्रा बोलते हैं उसको, बड़ा लाचा भी बोल देते हैं कुछ जगह, बड़ा लाचा दर्रा। इसका नाम ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर, ठीक है, लाहौर बड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर चंद्रा, एक तरफ चंद्रा और दूसरी तरफ से भागा नाम से बहती है। चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा नामक दो ठीक है, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है, ठीक है। ये चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के रूप में इसका प्रवाह होता है। चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है तथा जब ये दोनों मिल जाती हैं, चंद्रा और भागा जब बड़ा लाचा दर्रे से निकलती हैं उसके बाद मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है, ठीक है। चिनाब नदी निर्मित होती है बड़ा लाचा दर्रा के बाद। निर्मित करती है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में लंबाई, एक तो ध्यान रखिए कहाँ से निकल रही है, बड़ा लाचा दर्रे से निकल रही है। इसको हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, लिखा दिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है रावी नदी, ठीक है। रावी को परसड़ी भी कहा जाता है, ठीक है।
परसड़ी इतिहास में, प्राचीन इतिहास में से परसड़ी कहा जाता था। ठीक है, ये पंजाब की पंच नदियां जो है यह है, तो इसका ये फैक्ट यही लिखना है कि सबसे छोटी नदी है ये पंच नदियों में। तो यह है पंजाब की 5 नदियों में, पंजाब की नदियां आई ये 5, तो यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। रावी है सबसे छोटी नदी है, ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। 5 नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है? रावी नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से। तो लिखेंगे यह है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा यह है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा। आपने सुना है हिमाचल प्रदेश में, ये प्रश्न पूछा भी गया है। यहाँ से देखिए आपको यहाँ भी एक फैक्ट मिलेगा, तो ये कई सारे इधर उधर मिलेंगे, आप उसको बस ध्यान से पढ़ समझना है। कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, बाकी इसकी एक लंबाई और लिख लेंगे, बस इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट थे ब्यास नदी से रावी नदी से संबंधित, तो उसका 5 नदियों में सबसे छोटी है और रोहतांग दर्रे से निकलती है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। नेक्स्ट है ब्यास नदी। इसको बिपाशा भी कहा जाता है। आपको ये नाम जरूर पूछे जाएंगे, इतिहास में मैचिंग में आ चुके हैं प्रारंभिक परीक्षा में कि इस नदियों के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक पॉइंट, ये कहाँ से निकलती है, तो ये कुल्लू पहाड़ी जो है वहां के रोहतांग दर्रे के निकट, कुल्लू पहाड़ी में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू पहाड़ी। कुल्लू पहाड़ी से, कुल्लू पहाड़ी में जो हमने अभी पीछे पढ़ा था पिछले में रोहतांग दर्रा, उसके निकट है ये रोहतांग। कुल्लू पहाड़ी से रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड, व्यास कुंड एक जगह है, वहां से निकलती है ये व्यास नदी, व्यास कुंड से निकलती है। तो ध्यान रखेंगे व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, व्यास नदी नाम से ही आपको विदित हो जाएगा ये व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, हरिके जगह वहां पे ये सिंधु से मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। हरिके कपूरथला में हरिके जगह है, वहां से व्यास से मिलती है और इसकी 470 किलोमीटर की लगभग लंबाई है। हमारे भारत में ये 470 किलोमीटर, तो यह है 470 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, व्यास नदी से संबंधित यही 2 पॉइंट थे कि वो रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और 470 किलोमीटर की लंबाई में भारत में बहती है। अंतिम नदी है इसकी सतलज नदी, उसको लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट है अंतिम सतलज नदी, सतलज। ठीक है, इसको शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग ध्यान रखेंगे। सतलज को शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है ये निकलती कहाँ से है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इसका पहले ही, कहाँ से निकलती है, बहुत बार पूछा गया। तो ये जो सतलज नदी है ना, वो मानसरोवर, यह है मानसरोवर के निकट ठीक है, जो राकसताल एक झील है, राकसताल यानी उसको राक्षसताल भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। राकसताल या राक्षसताल झील से
निकलती है। तो सतलज का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? राजस्थान में। पूछा गया है परीक्षा में, कई बार आप लोग ध्यान देंगे इसको कि राजस्थान से निकलती है। सतलज नदी राजस्थान से इसका उद्गम होता है। और कहाँ से प्रवेश करती है, ये इसका परीक्षा में आया है, यह है शिवकिला दर्रे से। कहाँ पर है ये ध्यान रखेंगे, शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ये पूछा गया है। यह शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यह शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, यह शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसकी खासियत यह है कि यह एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र, ये फैक्ट थोड़ा सा अलग है, आपने नहीं पढ़ा होगा, फिर भी एक बार आप, इसलिए आपको एक बार बता दूं, पढ़ा है तो अच्छा है, बढ़िया बात है कि यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को, यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को तीन भागों में काटती है। ठीक है, ये 3 बार काट देती है हिमालय को। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है सतलज नदी जो हिमालय को 3 बार काटती है, 1 बार से 3 बार। ठीक है, ये किस पे, सतलज नदी पे, यही बता दे रहा हूँ। वैसे आपको पता भी है कि भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल डैम अलग, यहीं पे ध्यान रखेंगे। और अलग से आपको बांध में भी बताया जाएगा, भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर है, सतलज नदी पर। सबको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में फैक्ट। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। और इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा लिख लेंगे भारत में, तो भारत में इसकी लंबाई 1040 किलोमीटर है। 1040 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो हमने आज आपको पढ़ाया सिंधु नदी तंत्र। हिमालय नदियाँ एक तो बताई 2 तरह से होती हैं भारत की नदियाँ, एक हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, सेकंड है प्रायद्वीपी नदियाँ जो प्रायद्वीपी भारत से ही निकल, जिनका उद्गम हुआ है। फिर उसमें हम हिमालय की नदियों को आज पढ़े थे कि हिमालय की जो नदियाँ हैं उसमें 3 तंत्र बनाए गए थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें हमने आज आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी कि सिंधु नदी इतनी 2800 किलोमीटर लंबी भारत में बहती है, कहाँ कहाँ से निकलती है ये। और इसके सहायक नदियाँ हैं सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम। उन 5 नदियों जिनके नाम पर पंजाब प्रदेश का नाम पड़ा था कि ये 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 5 नदियाँ, सतलज, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी। और इन सब के उद्गम स्थल और भारत में इनकी लंबाई ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इनको बताया गया है कहाँ कहाँ से निकली है। और कोई इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे सतलज नदी पर भाखड़ा नागल डैम बनाया गया, ये बता दिया। तो ऐसे ही नोट आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से हम पूरे नोट्स उपलब्ध कराएंगे, और अच्छे से पढ़ते रहिए, सहयोग देते रहिए, लाइक और शेयर के रूप में। अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।